स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th साइंस में। आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर फर्स्ट है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी है। इस चैप्टर को बहुत ही कम शब्दों में, बहुत इजी डेफिनेशन में, ट्रिक के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। अब आराम से आप इसको स्टडी कर लीजिए। 2-3 टाइम आपको सिर्फ इसको सुनना है, देखना है, और ये पूरा आपका यूपी बोर्ड एग्जाम और अन्य स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए आपके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने आसपास कि हमें क्या दिखता है। हमें बहुत से परिवर्तन दिखते रहते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिनमें या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा, या उनके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और कभी कभी इनका संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनके गुण बदल जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि हमारे आसपास होने वाली वे घटनाएं जिनके कारण पदार्थ की अवस्था, गुण और आकार में बदलाव होता है, इन्हें ही हम परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन के प्रकार को देखते हैं। परिवर्तन जो मुख्य रूप से वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन, जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है? अवस्था, आकार में बदलाव, रासायनिक गुण में नहीं। ये एक ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। अवस्था, आकार में बदलाव हो जाएगा, रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता है। और इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं वे परिवर्तन जिनके कारण पदार्थ की अवस्था, आकार में बदलाव हो जाता है, परंतु उनके रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे पानी का वाष्प में बदल जाना, इसका अवस्था और आकार तो बदल गया, लेकिन जो रासायनिक गुण है वह नहीं बदलता है, वह रासायनिक गुण उसका सेम ही रहता है। उसी प्रकार पानी से बर्फ का बनना भी ये एक भौतिक परिवर्तन ही होता है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के परिवर्तन हैं उन्हें हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे कि पदार्थ के आकार के साथ गुणों में भी बदलाव हो जाता है। कैसे आप डेफिनेशन राइट कर सकते हो? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के आकार के साथ उनके गुणों में भी बदलाव हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी डेफिनेशंस को आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जब तक याद ना हो सुन लेना, और 2-3 बार में आपको ये याद ही हो जाएगा। जैसे कि आग का जलना, जैसे लकड़ी को जब जला दिया जाता है तो उसके आकार के साथ में उसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कोयला जो होता है वो लकड़ी के गुण वाला तो नहीं हो सकता है। और एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे कि दूध का फटना और लोहे में जंग लग जाना इत्यादि, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण में लिखना क्या कहलाता है? ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर आपको दोनों डेफिनेशन देख लेनी है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों को। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनका इनका कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखना क्या रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे आपके सामने एक परिवर्तन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लगभग सभी बुक्स में इसके बारे में दिया होता है। क्या परिवर्तन है ये? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। यह एक प्रयोग है। क्या उस प्रयोग में होता है कि अगर जो मैग्नीशियम की रिबन है, इसको अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। इतना तो आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। अब इसको जिन प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं, ये जो लिखना होता है ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम ऑक्सीजन
की उपस्थिति में इसका जब जब दहन होता है, जब ये जलती है तो क्या प्राप्त होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें एक तरफ जो पदार्थ लिखे जाते हैं, जो तत्व लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और दूसरी तरफ इनकी अभिक्रिया से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। और इसे एक एरो के माध्यम से दिखाते हैं, और इसको हम रीड ऐसे करते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO। इस तरीके से इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको देखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि वास्तव में सभी समीकरण संतुलित नहीं होते हैं, इन्हें संतुलित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ये जो अपक्रिया है, इसमें हमें मैग्नीशियम के आगे बाद में 2 लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ था वो 2 MgO प्राप्त हो रहा था, तो हमें 2 लिखकर इसको हमने संतुलित कर दिया। अब उदाहरण के तौर पे तो आप समझ गए हैं। अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप कैसे राइट करेंगे, चलो उसको आप जल्दी से देख लीजिए। तो क्या होता है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की समान संख्या को ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो अब अगला जो पॉइंट है आपका वो यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये तो आपको पता हो गया है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? संयोजन अभिक्रियाएं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संयोजन होता है, अर्थात कुछ ना कुछ इसमें जुड़ता है। तो क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग क्या कहलाता है? यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि 2H2O 2O2 इक्वल टू 2H2O, तो ये जो अभिक्रिया कौन सी है आपकी? संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम लोग और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब अलग होना या उसका अपघटन होना। क्या परिभाषा लिख सकते हो? अभिकारक का सरल भागों में टूटना। बहुत ही इजी, बहुत ही कम शब्दों में आपको परिभाषा समझाई जा रही है। समझ लेने के बाद में इसको आप स्टैंडर्ड तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया को आपने क्या समझ लिया? अभिकारक का सरल भागों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। उदाहरण याद कर लेना इसका। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब वियोजित कर दिया गया तो क्या प्राप्त हुआ हमें? CaO और CO2। CO2 सबको पता है, आप भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। COO क्या है? ये बिना बुझा चूना है। तो आपने अभिक्रियाओं के प्रकार में 2 अभिक्रिया देख ली, संयोजन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार जो आपका अभिक्रिया का होता है वह होता है विस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि विस्थापित होना, इसमें कोई ना कोई चीज का विस्थापन होगा। देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है, मतलब उसको विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल कैसे, इसके उदाहरण कैसे लिखोगे आप? मिथेन CH4 की जब अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CH3Cl। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल थे यहाँ पर से क्लोरीन ने इसके 1 मॉलिक्यूल को कम कर दिया। अब यहाँ पे कितने रह गए? 3 रह गए हैं, और ये क्लोरीन यहाँ के 1 हाइड्रोजन को लेकर HCl के रूप में अलग हो गया। ये उत्पाद में हमें प्राप्त हो गया। तो क्या परिभाषा लिख सकते हो? वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाता है। ठीक है, अब एक और प्रकार देख लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, यानी ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें हमने देखा कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई।
ये कौन सी अभिक्रिया थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, या इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी होता है। अब हम अन्य प्रकार की अभिक्रिया को देख लेते हैं। अन्य प्रकार की अभिक्रिया है आपकी उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं ये अपचयन अभिक्रियाएं का उल्टा यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का उल्टा होती हैं, इन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है परंतु ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर और जल। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर निकल गया, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पर सिर्फ हमें Cu यानी कॉपर ही प्राप्त होता है। तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक बार और समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका संक्षारण या कोरिजन। संक्षारण क्या होता है? ये तो हम अपने दैनिक जीवन में आसपास देखते हैं कि अक्सर लोहा या अन्य जो धातुएं होती हैं वो पड़ी रहती हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक परत सी बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण यानी धातु की सतह का समापन हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना। एक और उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। एग्जाम में आज कर लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता, इसे इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। क्या होता है? जब भोज्य पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में उनमें एक दुर्गंध आने लगती है, उनका स्वाद भी बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। क्या होता है इसमें? धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद व गंध में बदलाव हो जाता है। अब इसको आप इस तरीके से समझ लेना। यहाँ पे लिखा है उसको आप देख लीजिए। धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थ यानी वसा का स्वाद व गंध में बदलाव विकृत गंधिता कहलाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। अब आपके चैप्टर फर्स्ट में अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें से निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। आप इसको 1 टाइम 2 टाइम देख लेना, मन से एक बार रिवाइज करते रहना और चाहे तो नोट्स बना लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और आपका स्कोर भी साइंस में बढ़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।